नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं सोनी चौधरी एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएससी मेकर में। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, आपकी सीआरपीएफ की जो वैकेंसीज हैं ये आ चुकी हैं। आपकी इसी मंथ यानी कि जनवरी माह में आपकी यूपी पुलिस और यूपीएसआई की वैकेंसीज आने वाली है। तो उनके लिए भी बैच आपका जल्द ही स्टार्ट होने वाला है आपके एप्लीकेशन पर, ठीक है ना। उसमें आपको बेहतर चीज़ें वहाँ पर प्रोवाइड की जाएंगी, साथ ही साथ यूट्यूब पे भी आपको चीज़ें यहाँ पर उपलब्ध कराई जा रही हैं। तो ये जो क्लासेस है आपकी, ये क्लासेस आपकी चल रही है सीआरपीएफ प्लस या जो आपके हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्री वाला अभी जो वैकेंसीज आई हैं, एएसआई की वैकेंसी आई है, साथ ही यूपी पुलिस की जो वैकेंसीज आने वाली हैं उनको टारगेट कर कर ये क्लासेस आपकी यहाँ पर चलाई गई हैं। तो बच्चे थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए इन चीज़ों को आपको नोट्स बनाने हैं। कोई समस्या आपको आती है तो आप जो है कंसल्ट कर सकते हैं किसी भी जो है समय। आप जो है हमारी टीम के साथ संपर्क कर सकते हैं। कोई भी आपको प्रॉब्लम है तो बेहतर तरीके से आपको यहाँ पर चीज़ें कराई जा रही हैं। तो एक बार सभी बच्चे सेशन को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, जिससे क्लास से और भी बच्चे यहाँ पर जुड़े। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये सेशन होने वाला है। यहाँ पर हम जो बात करेंगे ये आपके जीके जीएस के बारे में। हम यहाँ पर क्वेश्चंस देखने वाले हैं जो आपके एग्जाम में महत्वपूर्ण है, बार बार जो पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है, क्या आज का पहला क्वेश्चन होने वाला है। चलिए, बहुत बढ़िया। चलिए, पेट्रोल और कार के बीच की मांग प्रतिलोच क्या है। इन द इनवर्सेंस ऑफ डिमांड बिटवीन पेट्रोल और कार्स अपरिसीमित है, इनफाइनाइट है, धनात्मक है, पॉजिटिव है, शून्य है, जीरो है या ऋणात्मक है। जो पेट्रोल और कार के बीच की मांग है, इसको किस रूप में हम देख सकते हैं। आपने जो है इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा, डिमांड एंड सप्लाई का चैप्टर जरूर आपने पढ़ा होगा। तो इसमें उस तरह की चीजें आपको पढ़ाई जाती है कि डिमांड और सप्लाई पर आधारित होता है। तो जो पेट्रोल और कार के बीच की मांग है, यह प्रतिलोच है, इसका ये ऋणात्मक होता है। कैसा, निगेटिव ये होता है, ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि डिमांड और सप्लाई को देखते हुए, इन दोनों के कॉम्बिनेशन को देखते हुए क्वेश्चंस इस तरह से आपसे पूछे जाएंगे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। निम्न में से किस कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं में बचत को बढ़ावा देना था। यानी कि जो ग्रामीण स्तर में आप सभी जानते हैं महिला इतनी जागरूक नहीं होती कि वो अपना जो सेविंग्स है उनके पास उसको वो जो है सेव करके रख पाएं, या सेविंग्स किस प्रकार से कहाँ पर रखनी है उतनी उनमें जो है समझ नहीं होती। उसी को देखते हुए इनके लिए एक कार्यक्रम चलाया गया था, महिला समृद्धि योजना, जवाहर रोजगार योजना, राष्ट्रीय महिला कोष था या अंत्योदय योजना था। तो ध्यान रखेंगे ये इनके बचत से रिलेटेड है। तो ये है आपकी महिला समृद्धि योजना। कौन सी, महिला समृद्धि योजना। ये महिलाओं में बचत को बढ़ावा देने के लिए, किसको, महिलाओं में बचत को बढ़ावा देने के लिए, बचत को बढ़ावा देने के लिए इसको स्टार्ट किया गया था। अगर बात की जाए जोहार सुराज जो योजना थी, ये किस लिए थी, ये थी आपकी जो रोजगार थे, ठीक है ना, रोजगार सृजन के लिए, ठीक है ना। किसके लिए थी, रोजगार सृजन के लिए इसको लाया गया था। अगर बात की जाए अंत्योदय योजना, तो ये एक कह सकते हैं आप जो गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोग हैं उनको दोनों टाइम का भोजन मिल सके या उनकी खाद्य आपूर्ति को पूरा किया जा सके। यही अंत्योदय योजना का उद्देश्य था कि कोई भी भूखा पेट ना सोए। यही एक उसका उद्देश्य में रखते हुए इस योजना को चलाया गया। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। 1956 में राज्यों का पुनर्गठन करने से, जब 1956 में राज्यों का पुनर्गठन हुआ तो उसमें क्या घटनाएं वहां पर हुई थी, ये आपसे पूछ रहा है। कि 7 राज्य और 6 संघ राज्य क्षेत्रों बने, 17 राज्य व 9 यूटी बने, 14 राज्य या 6 यूटी बने, 15 राज्य या 9 यूटी बने। तो ध्यान रखेंगे जब 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग आया उस समय आपको मैं बता दूं 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया। कितने, 14 राज्य और 6 शासित प्रदेशों का गठन किया गया। और आप ध्यान रखेंगे अगर वर्तमान में बात की जाए कि वर्तमान समय में हमारे भारत में कितने राज्य हैं, राज्य आपसे पूछ लिए जाएं, कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं ये आपसे पूछ लिया जाए, तो ध्यान रखना 28 राज्य हैं और आपके कितने, 8 यूटी हैं। स्टेट कितने हैं, 28 हैं और 8 यूटी हैं, ये भी आप ध्यान रखिएगा। भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा था, तो आप सभी जानते होंगे ये है 1 अक्टूबर
1953 में आंध्र प्रदेश को भाषा के आधार पर क्या किया गया था, इसको गठित किया गया था। और ये जो मांग उठने लगी, फिर विभिन्न राज्यों से, विभिन्न क्षेत्रों से भाषा के आधार पर मांग उठी, जिसके तहत ही राज्य पुनर्गठन आयोग 1955 गठित किया गया। और 1956 में 14 राज्य व 6 केंद्र शासित प्रदेश सामने निकल कर आए। ये उसी की, आप कह सकते हैं, उसी का ये प्रभाव है। एस.के. धर समिति के बारे में आपने सुना होगा, कभी कभी एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाएगा कि एस.के. धर जो समिति है ये किससे संबंधित है, तो वो राज्यों के गठन से ही संबंधित है। वहां पर बातें उठ रही थी कि जो राज्य है या हमारा जो क्षेत्र है, जब आज़ादी के बाद भारत आज़ाद हुआ तो ये काफ़ी यहाँ पर विखंडित एक तरीका से देखा गया, ठीक है ना। तो इसको कैसे एक रखा जाए, कैसे एक किया जाए, इस पर काफ़ी बहस हुई, काफ़ी चर्चाएं हुई, काफ़ी समिति बनी। उनमें से एक एस.के. धर समिति थी। तो विभिन्न राज्यों से जो मांग उठ रही थी कि भाषा के आधार पर होना चाहिए, जबकि एस.के. धर और जे.वी.पी.पी. समिति ने बिल्कुल स्पष्ट रूप से मना किया कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि एस.के. धर जो समिति थी ये किससे रिलेटेड थी, और जे.वी.पी. समिति ये किससे रिलेटेड थी, तो दोनों ये भाषा के आधार पर, भाषा के आधार पर राज्यों के गठन को इन्होंने मना किया। भाषा के आधार पर राज्यों के गठन को मना किया, गठन को मना किया। तो ये आप ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की विधि अपनाई गई है। जो भारत के राष्ट्रपति हैं इन पर जो महाभियोग की विधि है, इसको हमने कहां से ग्रहण किया है। 4 ऑप्शन है, यूएसए, यूके, यूएसएसआर या फ्रांस, यानी कि ये आपका है अमेरिका, यूएसए इसको हम बोलते हैं, यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन, यूएसएसआर यानी कि संयुक्त राष्ट्र जो रशिया था उस समय, और ये फ्रांस से। यानी कि जो महाभियोग की प्रक्रिया है, राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगाया जाता है उसको पद से हटाया जाता है, इस चीज का प्रावधान कहां पर है, तो ध्यान रखेंगे आर्टिकल 61। सबसे पहले तो आर्टिकल आपको ध्यान रखना है। आर्टिकल 61 के तहत हमारे राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया सदन के दोनों सदनों में से किसी में भी प्रारंभ की जा सकती है। अगर लोकसभा में उसको प्रारंभ किया गया तो 100 उसमें प्रस्तावक की जरूरत पड़ती है, आवश्यक होते हैं। अगर उसको राज्यसभा में स्टार्ट किया जाता है, शुरुआत उसकी की जाती है, तो 50 प्रस्तावक की इसमें जरूरत पड़ती है। दूसरा, यहीं पर आपको ध्यान रखना है, जो दोनों सदनों के पीठासीन अधिकारी होते हैं, अगर वो चाहें तो उस प्रस्ताव को क्या कर सकते हैं, अस्वीकार कर सकते हैं। फिर उसके बाद जो है महाभियोग प्रक्रिया प्रारंभ नहीं होती, और भारत के किसी भी राष्ट्रपति पर अभी तक जो है महाभियोग की प्रक्रिया प्रारंभ नहीं हुई है। और इसको हमने ग्रहण किया है कहां से, यूएसए के संविधान से इसको ग्रहण किया है। कहां से, यूएसए के संविधान से। दूसरा आप ध्यान रखेंगे, अगर यूके की बात की जाए तो संसदीय प्रक्रिया को हमने यहां से लिया है। यानी कि जो संसदीय प्रक्रियाएं हैं, चाहे एकल नागरिकता का प्रावधान हो, ध्यान रखेंगे इसको हमने ब्रिटेन से ही ग्रहण किया है, एकल नागरिकता। अगर यूएसएस की बात की जाए, यूएसएसआर जो है रशिया जिसको अब बोलते हैं, यहां से हमने समाजवाद को लिया है, ठीक है ना, समाजवाद को लिया है। दूसरा हमने यहां से क्या लिया है, हमने यहां से मूल कर्तव्य को, यानी कि फंडामेंटल जो ड्यूटीज हैं, इनको हमने यहां से ग्रहण किया। ध्यान रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये चीजें हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। और फ्रांस की क्रांति से हम लेके आए बंधुत्व भाईचारा, ये कॉन्सेप्ट हम कहां से लेके आए, ये फ्रांस की क्रांति से हम लेके आए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लोकवित्त में अधिकतम सामाजिक लाभ का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया। यानी कि जो लोकवित्त होता है इसमें अधिकतम सामाजिक लाभ कैसे दिया जाए, इस सिद्धांत को प्रतिपादित किसने किया, रॉबिन्स ने, मुसग्रेव ने, फिंडले ने या डेल्टन ने। तो ध्यान रखेंगे, जो अधिकतम सामाजिक लाभ है ये किसने दिया, ये सिद्धांत दिया डेल्टन ने। डेल्टन का सिद्धांत इसको बोला जाता है कि अधिकतम सामाजिक लाभ कैसे मिले, किस प्रकार से हमें लोकवित्त को डिजाइन करना चाहिए, ठीक है ना, ये इसने एक बात कही थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग इज ऑथर ऑफ द बुक इन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन, इनटू द नेचर, इन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक कौन है, मार्शल है, पीगू है, ग्रेसम है या एडम स्मिथ है। आपको ध्यान रखना है कि जो एडम स्मिथ है, इन्होंने इकोनॉमिक्स में कई सारे सिद्धांत दिए हैं, कई सारी इन्होंने यहाँ पर बुक भी लिखी है। तो इसका राइट आंसर है आपका एडम स्मिथ, यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर होगा आपका
एडम स्मिथ, ये आप ध्यान रखिएगा। बुक्स भी आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं, तो बुक्स भी आपको याद करके जानी है। जरूरी नहीं जो करंट अफेयर्स में बुक चल रही हो वही आपसे पूछी जाए। कुछ महत्वपूर्ण बुक हैं जो पहली हैं, यानी कि काफी समय पहले उनको लिखा गया है, वो भी आज भी रिलेवेंट है, आज भी उनसे क्वेश्चंस आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उत्प्रेरक वह पदार्थ है जो, क्वेश्चन नंबर 7, जो अभिक्रिया की दर को बढ़ाता है, अभिक्रिया की दर को घटाता है, या अभिक्रिया की दर को प्रभावित नहीं करता, उपयुक्त में से कोई नहीं। उत्प्रेरक, उत्प्रेरक यानी कि एक ऐसा इज ए सब्सटेंस विच, तो ये क्या करता है, ये अभिक्रिया की दर को घटाता है, क्या करता है, सॉरी, बढ़ाता है, दर को क्या करेगा, बढ़ा देगा। जो उत्प्रेरक होगा ये अभिक्रिया की दर को, यानी कि रिएक्शन जो होगा उसकी दर को क्या कर देगा, बढ़ा देगा। चीजें समझ में आई या नहीं, एक बार बताने का प्रयास करेंगे। आप ध्यान रखेंगे ये जो आपकी क्लासेस है काफी सिलेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पर आपके लिए लेके आए गए हैं, तो आप बिल्कुल भी ये मत सोचिएगा कि ये चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं होगी, या जो है क्वेश्चन किस प्रकार के पूछे जाते हैं वही आपको यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि क्वेश्चन जो है किस प्रकार के आपके यहाँ के एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए, निम्नलिखित में से किस भाषा का प्रयोग कंप्यूटर द्वारा डाटा संसाधित करने के लिए किया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज इज यूज्ड बाय कंप्यूटर द प्रोसेस डाटा? अष्टाधारी भाषा, द्विआधारी भाषा, षटधारी भाषा या त्रिआधारी भाषा, यानी कि जो आपकी है ऑक्टल है, बाइनरी है, हेक्सागोनल है या ट्राइड है, किस प्रकार की भाषा का प्रयोग जो है कन्वर्ट करने के लिए किया जाता है, डाटा को संशोधित करके डाटा उसको ट्रांसफर करता है कंप्यूटर? तो आप सभी जानते हैं जो बाइनरी लैंग्वेज होती है, ठीक है ना, जो बाइनरी लैंग्वेज होती है 0 1 2 वाली, इसको कंप्यूटर पढ़ता है, ठीक है ना। जो सीपीयू है ये इसको रीड करता है और उसके बाद ये डाटा ट्रांसफर करता है, डाटा डेस्कटॉप पर दिखाता है, ठीक है ना। तो इसकी जो लैंग्वेज होती है कंप्यूटर की लैंग्वेज को बाइनरी लैंग्वेज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बाइनरी, यानी कि द्विआधारी जो भाषा है इसका प्रयोग करके वो डाटा का आदान प्रदान करता रहता है, ये आप ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में डाटाबेस मैनेजर का उदाहरण कौन सा है? विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल ऑफ डाटाबेस मैनेजर? ऑर्गेनाइजर है, पैराडॉक्स है, क्वाटोटैरो प्रो है, कोरल ड्रॉ है। यानी कि डाटाबेस का जो मैनेजर है ये कौन है? तो ध्यान रखिएगा, डाटाबेस का मैनेजर है आपका पैराडॉक्स। क्या है? पैराडॉक्स, ठीक है, पैराडॉक्स। और ध्यान रखेंगे आपके दिल्ली पुलिस में भी जो है कंप्यूटर से क्वेश्चंस आते हैं, 10 क्वेश्चन यहाँ पर आपको मिलेंगे, ठीक है। आपके यूपी पुलिस में भी 4 से 5 क्वेश्चन अब आने लगे हैं, ठीक है ना। अदर जो एग्जाम है, चाहे आपका एसएससी जीडी है, आपका सीआरपीएफ है, आपका नेवी है, इस प्रकार के जो एग्जाम है इनमें भी अब कंप्यूटर से क्वेश्चंस आते हैं। बेसिक कंप्यूटर पूछा जाएगा, ये नहीं कि बहुत ही टफ या हार्ड आपसे पूछा गया, बेसिक कंप्यूटर आपसे पूछा जाएगा, बेसिक नॉलेज आपसे पूछी जाएगी, ठीक है ना, जो सामान्य जानकारी है। चलिए, कंप्यूटर सिस्टम में कौन सी युक्ति कीबोर्ड के विपरीत अपोजिट कार्य करती है? ट्रैक बॉल है, जॉयस्टिक है, माउस है या प्रिंटर है? क्वेश्चन नंबर 10। तो जो इसकी युक्ति है ये इसके अपोजिट कार्य करेगी। विच डिवाइस इन द कंप्यूटर सिस्टम वर्क अपोजिट द कीबोर्ड? तो ध्यान रखेंगे जो प्रिंटर होगा ये इसके अपोजिट कार्य करेगा। किसके? कंप्यूटर की युक्ति कीबोर्ड के अपोजिट ये कार्य करता है। बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मुद्रास्फीति की उच्च दर और बेरोजगारी की उच्च दर की एक सीमित उपस्थिति को क्या कहा जाता है? यानी कि जब मुद्रास्फीति होती है और बेरोजगारी की उच्च दर होती है, यानी कि दोनों चीजें साथ चलती हैं। अच्छा, यहाँ पर दो शब्द आए, एक है आपका मुद्रास्फीति जिसको कहा जाता है इन्फ्लेशन। क्या कहा जाता है? इन्फ्लेशन इसको कहा जाता है। एक बार इसको आप समझने का प्रयास करें कि ये जो इन्फ्लेशन है ये क्या है। इन्फ्लेशन का मतलब ये है कि आपका जो मुद्रा है, आपकी जो करेंसी है, इसकी वैल्यू कम हो गई है। बिल्कुल साधारण भाषा में आपको समझाने का मैं यहाँ पर प्रयास करूंगा कि आपकी जो मुद्रा है या आपकी जो करेंसी है इसकी क्या हो गई, इसकी वैल्यू कम हो जाना। वैल्यू कम हो जाने का मतलब यहाँ पर क्या हुआ, जो सामान आप पहले 100 रुपए में लाया करते थे, मान के चलिएगा फॉर एग्जाम्पल आप कोई सामान 100 रुपए में, मान के चलिए 1 किलो चीनी लाया करते थे 100 रुपए में, लेकिन अब क्या हुआ, अब आपकी वैल्यू कम हो गई, पैसे की इन्फ्लेशन आ गया, महंगाई बढ़ गई, तो आप जो है 100 रुपए में आप आधा किलो क्या लाते हैं, आधा किलो आप चीनी लाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ पैसे की वैल्यू क्या हो गई,
कम हो गई, मुद्रास्फीति हो गई। मुद्रा माने क्या? मुद्रा माने धन, स्फीति मतलब कम होना, मुद्रा की वैल्यू कम होना, इसी को कहा जाता है मुद्रास्फीति। बिल्कुल सिंपल वे में आपको यहाँ पर समझाने का प्रयास किया जा रहा है। तो ध्यान रखेंगे, जब दोनों दर साथ चले तो उसको कहा जाता है स्टेफलेशन। कहा जाता है? स्टैगफ्लेशन उसको कहते हैं। क्या कहते हैं? 11 क्वेश्चन नंबर 11 स्टैगफ्लेशन उसको हम कहते हैं। ठीक है ना? तो अभी आपको ये समझना है कि मुद्रास्फीति है क्या। जो इकोनॉमिक्स की एक टर्म जो होती है, टर्म्स को आपको जानना जरूरी है। जैसे आपसे इन्फ्लेशन पूछ लिया, आपसे रेपो रेट पूछ लिया, रिवर्स रेपो पूछ लिया, बैंक रेट आपसे पूछ सकता है। ठीक है ना? इस प्रकार की जो जो ये टर्मिनोलॉजी है ये पूछी जाती है। तो ये अगर इन पर आपकी पकड़ है तो इकोनॉमिक्स आपके समझ में आ जाएगी। जीडीपी, एनएनपी, जीएनपी, ठीक है ना? ये आपको जानना अनिवार्य है। काफ़ी यहाँ से क्वेश्चंस भी आए हैं, आते रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें आप देखिएगा। ठीक है ना? चलिए, तो ये आपका यहाँ पर क्या हो गया? स्टेफलेशन हो गया। दहन एक है। दहन क्या है? जैविक प्रक्रिया है, भौतिक प्रक्रिया है, रासायनिक प्रक्रिया है, या भौतिक और रासायनिक प्रक्रिया है। दहन किस प्रकार की है? बायोलॉजिकल प्रोसेस है, फिजिकल प्रोसेस है, इज ए केमिकल प्रोसेस है। इज ए फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेस दोनों है। तो ध्यान रखेंगे, कंपोजिशन जो है ये एक प्रकार का क्या है? ये जैविक प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है? ये एक प्रकार से जैविक प्रक्रिया है। ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में लघु उद्योग की परिभाषा आधारित है। द डेफिनेशन ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री इन इंडिया इज बेस्ड ऑन यूनिट द्वारा बिक्री पर ऑन सेल बाय द यूनिट, मशीनों और उपकरणों। ये मशीनों और उपकरणों है। उपकरणों में निवेश पर, बाजार में व्याप्ति पर, या निर्यात क्षमता पर। जो लघु उद्योग की परिभाषा को डिफाइन किया गया है, भारत की बात की जा रही है कि जो लघु उद्योग होते हैं, ठीक है ना, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री होती है, ये किस पर आधारित है? ये मशीन और उपकरणों में निवेश पर आधारित है। किस पर? मशीन और उपकरणों पर ये निवेश में आधारित है। ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है ना? जो निर्यात क्षमता है ये अलग चीज है, यूनिट पर बिक्री है ये अलग चीज है। ठीक है ना? लेकिन जो हमारी परिभाषा है लघु उद्योग की, ये है इन्वेस्टमेंट एंड मैकेनिज्म। ठीक है ना? जो मशीन्स मैकेनिज्म है एंड इक्विपमेंट, ये आप ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है, रेयान के निर्माण के लिए कच्चे माल के रूप में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज ए रॉ मटेरियल फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग किसके लिए? रेयान के लिए। तो ये सेलुलोज है, पेट्रोलियम है, कोयला है, प्लास्टिक है। किसका प्रयोग रेयान के लिए किया जाता है? तो ध्यान रखेंगे, जो सेलुलोज होता है इसका प्रयोग हम करते हैं किसके लिए? रेयान के निर्माण के लिए सेलुलोज का प्रयोग किया जाता है। दूसरा आप ध्यान रखिएगा, पेट्रोलियम आप सभी जानते हैं, पेट्रोलियम का जो है किस प्रकार से संशोधन किया जाता है। ठीक है ना? रिफाइनरी इसके लिए लगाई जाती हैं। कोयले का आप सभी जानते हैं, कोयला एक जैव विविधता वाला क्या है? जैव विविधता वाला एक उदाहरण आप इसको कह सकते हैं। कैसे? क्योंकि कोयला बनना एक आसान प्रक्रिया नहीं है, काफी लंबे समय इसमें लगता है। कोयला खदानें जब आप देखेंगे तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि किस प्रकार से चीजें बदलती हैं। जो जैव विविधता होती है ये काफी लंबे समय तक एक जगह पर दबे होने के कारण वो कोयले के रूप में कन्वर्ट होती है। ये एक प्रक्रिया होती है, ये आप ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कागज बनाया जाता है, जो पेपर है, मेड फॉर, पौधों के सेलुलोज से, पौधों के पुष्पों से, फलों के रस से, पौधों के प्रोटीन से। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब समझ गए होंगे कि ये जो कागज बनता है किस प्रकार से बनता है। ये पौधों के सेलुलोज से बनता है। किससे? जो पौधे होते हैं उनके सेलुलोज से इसको निर्मित किया जाता है। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। दूसरा, कागज बनाने की जो विधि सबसे पहले किस देश में इजाद की गई? तो ये इजाद की गई थी चाइना में। चाइना में सबसे पहले कागज बनाया गया था। कहां पर? चाइना में सबसे पहले कागज का निर्माण किया गया था, अगर आपके चीजें ध्यान हो। बिल्कुल, तो ध्यान रखेंगे ये कागज जो है ये बनता है। चलिए, ग्रुपवेयर होता है, हार्डवेयर है, नेटवर्क है, सॉफ्टवेयर है, या फर्मवेयर है? जो ग्रुपवेयर है ये किस प्रकार का एक डिवाइस है, क्या है? जल्दी से एक बार आप इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो जो ग्रुपवेयर है ये सॉफ्टवेयर होता है। क्या होता है? सॉफ्टवेयर होता है। अगर सॉफ्टवेयर हार्डवेयर में आपको
क्या करना है, डिफरेंस एक तरीका से समझना है। तो कंप्यूटर के वो इक्विपमेंट जो आप टच कर सकते हैं, जिनको छू के आप देख सकते हैं, वो क्या है, वो एक तरीका से इसके हार्डवेयर हैं, जैसे माउस है, प्रिंटर है, डेस्कटॉप है, ठीक है ना, इनको आप छू सकते हैं, छू कर देख सकते हैं। जबकि आपका मोजिला फायरफॉक्स, MS वर्ड हुआ, ठीक है ना, कोई एंटीवायरस आपने उसमें डलवा रखा है, सॉफ्टवेयर, वे सॉफ्टवेयर की श्रेणी में रखे जाते हैं, जो सिस्टम में प्रोसेस करते हैं, चलते हैं, वर्क करते हैं, उनको हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोत्तम विद्युत चालक है, यानी कि जो आपका बेस्ट कंडक्ट या कह सकते हैं बैड कंडक्टर और गुड कंडक्टर पूछा जाता है विद्युत का, तो ये आपसे पूछ रहा है कि कौन सा इसमें है, तांबा है, लोहा है, एल्युमिनियम है और चांदी है। क्वेश्चन नंबर 17। तो ध्यान रखेंगे जो सबसे बेस्ट है वो आपसे पूछा जा रहा है, तो बेस्ट की अगर बात की जाए तो ये आपका क्या है, ये आपका क्या है, ये है आपका चांदी। चांदी सबसे बेस्ट इसका कंडक्टर है, ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, बिल्कुल, ठीक है ना, क्या है, चांदी सबसे बेस्ट है, आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद आपका तांबा है, इसके बाद आपका अल्युमिनियम है और इसके बाद लोहा है। तो पहले नंबर पर हम इसको रखेंगे, दूसरे नंबर पर हम इसको रखेंगे, तीसरे नंबर पर हम इसको रखेंगे, सॉरी तीसरे पर एल्युमिनियम है, क्या है, एल्युमिनियम है, और चौथे नंबर पर लोहा है। और ध्यान रखिएगा, अगर कभी आपसे पूछ लिया जाए कि इसका बैड कंडक्टर क्या है, बैड कंडक्टर इसका होता है, सबसे बैड कंडक्टर है इसका शीशा, ठीक है ना। उसके बाद आपने देखा होगा पारा है, ठीक है ना, इसका बैड कंडक्टर है, रबर आपकी हो जाती है। अच्छा, पानी जो है, पानी ये गुड कंडक्टर है या बैड कंडक्टर है, आज का क्वेश्चन है आपका कि जो पानी है ये विद्युत के लिए क्या है, बैड कंडक्टर है या गुड कंडक्टर है, एक बार आप बताएंगे बैड है या गुड है। अच्छा, जो आपका जो होता है ह्यूमन यूरिन जो होता है, ये बैड कंडक्टर है या गुड कंडक्टर है, इसको आप बताइएगा। दोनों क्वेश्चन का आपको आंसर करना है। चलिए नेक्स्ट है, यूरोप में आलू की पैदावार किसने शुरू की थी, हु इंट्रोड्यूस पोटैटो सिविलाइजेशन कल्टीवेशन इन यूरोप, जर्मन, स्पेनिश, डच या पुर्तगाल। तीनों चारों ही ऑप्शन आपके यहाँ पर यूरोप से रिलेटेड हैं। तो जो आपके यूरोप में आलू एक प्रकार से उत्पादित किया गया, ये किसके द्वारा किया गया, तो स्पेनिश या स्पेन के द्वारा इसको उत्पादित किया गया था। दूसरा आप ध्यान रखेंगे, कुछ ऐसी चीजें हैं जो भारत आई यूरोप से, तो उनमें सबसे महत्वपूर्ण जो भूमिका निभाई, ये किसने निभाई, ये पुर्तगाल ने निभाई। जैसे अगर देखा जाए, टमाटर कहाँ से आया, ठीक है, आपका आलू कहाँ से आया, काजू आपसे पूछ लिया जाएगा, काजू कहाँ से आया, ठीक है ना, इस प्रकार की और सारी चीजें हैं जो भारत में आई, तो ये कहाँ से आई, ये एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है पुर्तगाली ने। पुर्तगाली अगर देखा जाए तो भारत में सबसे पहले आने वाली जो ब्रिटिश कंपनी थी, या यूरोपीय कंपनी आप कह सकते हैं इसको, ब्रिटिश नहीं, यूरोपीय कंपनी अगर देखा जाए सबसे पहले, तो ये कौन सी थी, पुर्तगाल ही थी, ठीक है ना, पुर्तगाल ही थी, क्योंकि 1498 में वास्को डी गामा भारत आया था, वास्को डी गामा भारत आया था, और ये भारत आने वाला पहला यूरोपीय था, ठीक है ना। इसके बाद यहाँ पर जो है और भी कंपनियां यूरोपीय आना स्टार्ट हो गई थी, लेकिन सबसे पहले जो आया, ये कौन आया, ये आया था वास्को डी गामा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, समुद्र तट के निकट नमकीन पानी के उगने वाले पौधों को हम कहते हैं, जो समुद्र का किनारा होता है, जब आप मैप में देखेंगे, या जो बच्चे समुद्र देख पाए होंगे, गए होंगे कभी देखने के लिए, तो इसका जो किनारा होता है, किनारे के आसपास यहाँ कुछ पौधे जो हैं उग जाते हैं, ठीक है ना। तो ये पूछ रहा है कि समुद्र के निकट नमकीन पानी के उगने वाले पौधों को क्या कहा जाता है। आप सभी जानते हैं कि समुद्र का पानी जो होता है खारा होता है, उसमें जो है खारापन होता है, तो उसमें जो पौधा उगता है उसको हम क्या कहते हैं, लवण मृदोदित कहते हैं, मरुदित कहते हैं, अतपोदित कहते हैं, या मर्त जीव इसको कहा जाता है। तो उसको हम कहते हैं लवण मृदोदित, क्योंकि लवण उसमें पाया जाता है, खारा होता है, ठीक है ना, इसीलिए उसको लवण मृदोदित हम कहते हैं, ठीक है ना। एक होते हैं मैंग्रोव वन, आपने सुना होगा, क्या सुना होगा, मैंग्रोव वन सुना होगा। ये समुद्री तट के किनारे सबसे ज्यादा आपको दिखाई देंगे। अगर भारत के सबसे बड़े मैंग्रोव वन का अगर क्षेत्र देखा जाए, तो ये पश्चिम बंगाल है, कौन सा, पश्चिम बंगाल है, ये आप ध्यान रखिएगा। ये जो है समुद्र के तट को कटने से बचाते हैं, उसका संरक्षण करते हैं,
और जैव विविधता के भंडार होते हैं। काफी जीव जंतुओं के ये हैबिटाट होते हैं। हैबिटाट का मतलब ये है कि ये उनके आवास का भी काम करते हैं। साथ ही साथ जो तूफान वगैरह चलता है, बाढ़ आती है, उसको रोकने का ये काफी जो है सहायक है। तो इनको भारत सरकार के द्वारा संरक्षण प्रदान किया गया है। चलिए, ये आर्द्र भूमियों में अक्सर देखे जाते हैं। चलिए, क्षेत्रफल के आधार पर पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? अगर क्षेत्रफल के आधार पर देखा जाए तो पृथ्वी का सबसे बड़ा जो कॉन्टिनेंट है ये कौन सा है? तो ध्यान रखेंगे, ये आपका एशिया कॉन्टिनेंट है। कौन सा? एशिया कॉन्टिनेंट है। चाहे आपका क्षेत्रफल देख लो, चाहे आपका क्या देख लो, चाहे आपका जनसंख्या देख लो, किसी आधार पर इसको आप देख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये कौन सा है? ये एशिया सबसे बड़ा है। ठीक है ना। और आपको ध्यान रखना है, अगर सबसे छोटा आपसे पूछ लिया जाए तो एक बार आपको यहाँ पर सभी के कर्म लिखकर दिखाने हैं। हमारे टोटल 7 कॉन्टिनेंट है, मैं आपको बता देता हूँ। एशिया सबसे बड़ा है, ठीक है ना। और आपका जो अफ्रीका है उससे सेकंड है। उसके बाद आपका क्या है? ये नॉर्थ अमेरिका है, यानी कि उत्तरी अमेरिका जिसको हम कहते हैं, उत्तरी अमेरिका। इसके बाद आपका दक्षिणी अमेरिका है, दक्षिणी अमेरिका है। इसके बाद आपका क्या है? इसके बाद अंटार्कटिका है, अंटार्कटिका। आपको बताना है कि आपके जो ये 1 2 3 4 5 और आपका 6, ठीक है ना। आप बताएंगे कुछ गड़बड़ तो नहीं इसमें? 1 2 3 4 5, ये 5, छठा और सातवां। एक बचा आपका ऑस्ट्रेलिया और एक बचा आपका यूरोप। इनमें आप बताएंगे कि इनमें बड़ा कौन सा है और छोटा कौन सा है। जल्दी से कमेंट आप कीजिएगा कि बड़ा और छोटा कौन सा है। चलिए, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन भारत संघ राज्य संबंध से संबंधित नहीं है? सरकार या आयोग है, और राजमन्नार समिति है, इंद्रजीत गुप्त समिति है, पुंछी आयोग है। यानी कि संघ राज्य संबंध से संबंधित जो आयोग नहीं है, या जिसने अपना डिसीजन जो इनके संबंध केंद्र राज्य संबंध के बारे में अपनी समिति ने रिपोर्ट जो नहीं सौंपी, वो आपसे पूछा जा रहा है। तो ध्यान रखिएगा, जो आपका क्वेश्चन नंबर 21 वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपका इंद्रजीत गुप्त समिति है, ये किससे संबंधित नहीं है? ये संबंधित नहीं है आपके संघ राज्य संबंध से, जबकि ये इससे संबंधित है। राजमन्नार है, पुंछी आयोग है, ये सभी यूनियन स्टेट रिलेशन से संबंधित है। ठीक है ना। चलिए, इसके अलावा आप ध्यान रखेंगे, अंतरराज्यीय परिषद होती है एक। क्या होती है? अंतरराज्यीय परिषद एक होती है, अंतरराज्यीय परिषद। आर्टिकल 263 के तहत इसको स्थापित किया जाता है, ये आप जान। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हिमालय के किस भाग पर कार्वे का भू आकृति पाई जाती है? जो कार्वे है एक भू आकृति है, ये कहाँ पर पाई जाती है? उत्तर पूर्वी हिमालय में, पूर्वी हिमालय में, हिमालय और उत्तराखंड हिमालय में, या कश्मीर हिमालय में? कहाँ पर कार्वे जो है ये पाया जाता है? कार्वे, करेवा जिसको हम कहते हैं। तो ध्यान रखेंगे, ये जम्मू कश्मीर जो है, यहाँ पर कश्मीर हिमालय में ये करेवा पाया जाता है, ये आप ध्यान रखेंगे। जो ये एक खेती की एक कह सकते हैं कि जगह है। इस प्रकार के मैदान ये होते हैं, इस प्रकार की जगह ये होती है जहाँ पर खेती कर ली जाए, तो इसी को कार्वे कहा जाता है। करेवा, सॉरी, कार्वे याद आ रहा है बार बार, करेवा इसको कहा जाता है। चलिए, नेक्स्ट है, यदि बजट विधानसभा में पुनः स्थापित होने से पूर्व खुल जाए तो क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल, मान के चलिएगा कि बजट को रिलीज करना है, बजट पेश करना है, लेकिन बजट पेश करने से पहले ही वो खुल जाए तो क्या होगा? 4 ऑप्शन है। मंत्रिपरिषद को त्याग पत्र देना पड़ेगा, मुख्यमंत्री को त्याग पत्र देना होगा, वित्त मंत्री को त्याग पत्र देना होगा, या उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी कि कोई इन पर कार्रवाई नहीं होगी। अगर ध्यान रखना, बजट से पहले ही वो पुनर्स्थापित करने से पहले ही खुल जाए, वो काफी कॉन्फिडेंशियल होता है। ठीक है ना। काफी कॉन्फिडेंशियल होने के कारण अगर वो पहले ही खुल जाता है
तो जो वर्तमान में वित्त मंत्री हैं उनको त्यागपत्र देना होगा, ठीक है ना। ये एक लापरवाही का नतीजा है, तो इसीलिए इसको क्या कहा गया है, इसमें उनको त्यागपत्र देना होता है। द फाइनेंस मिनिस्टर विल हैव टू रिजाइन, यानी कि उसको रिजाइन देना ही पड़ेगा। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। वर्तमान में अगर बात की जाए तो 1 फरवरी में हमारा बजट पेश होता है। कब? 1 फरवरी में हमारा बजट पेश होता है, ये आप ध्यान रखेंगे। पहले ये जो है 28 फरवरी में हुआ करता था, उस समय यानी कि फरवरी के लास्ट माह में इसको पेश किया जाता था, लेकिन अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, इसको चेंज कर दिया गया है। 1 फरवरी से जो है बजट पेश होता है, उसके कुछ समय पहले आर्थिक सर्वेक्षण लाया जाता है। क्या लाया जाता है? आर्थिक सर्वेक्षण को पेश किया जाता है। ये भी अपने आप में एक क्वेश्चन बनता है कि जो आर्थिक सर्वेक्षण है ये बजट से पहले लाया जाता है या बाद में, तो ये पहले लाया जाता है बजट से। ये भी इस प्रकार के भी क्वेश्चंस पूछ लेता है कभी कभी। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसार भारतीय संविधान अंतरराज्यीय परिषद के संबंध में प्रावधान करता है? अभी जस्ट आपको बताया, आर्टिकल 262, 263, 264 या 265। तो आर्टिकल 263 के अनुसार क्या करता है? अंतरराज्यीय परिषद का गठन करता है। जो अंतरराज्यीय परिषद है इसका गठन किया जाता है आर्टिकल 200 किसके तहत? 263 के तहत। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा, एक आर्टिकल है जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, आर्टिकल 249 किससे रिलेटेड है? आर्टिकल 249 जो रिलेटेड है ये किससे रिलेटेड है? ये बार बार एग्जाम में क्वेश्चंस आता है, तो एक बार इसका भी आपको कमेंट करना है, और कमेंट जरूर करना है, जिससे आपकी एक्टिविटी का पता चलता है कि आप कितने एक्टिव हैं या कितने एक्टिव नहीं हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम का विस्तार है संपूर्ण भारत पर, अनुसूचित क्षेत्रों के सिवाय संपूर्ण भारत पर, जम्मू कश्मीर के सिवाय संपूर्ण भारत पर, संघ राज्य क्षेत्र गोवा दमन दीव के सिवाय संपूर्ण भारत पर। जो आपके सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम है, द सिविल राइट प्रोटेक्शन एक्ट टू एक्सटेंस ऑफ, तो ये ध्यान रखना ये पूरे भारत पर है, क्योंकि भारत संघ जो है ये एक राज्यों का संघ है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपके जो सिविल अधिकार हैं, या आपको अब आप किसी राज्य में जाते हैं, आप पर वहां पर किसी प्रकार का जो है कोई वारदात आपके साथ हो जाती है, ठीक है, तो आप पर वहां अलग कोड ऑफ कंडक्ट लगेगा, उत्तर प्रदेश के लिए अलग लगेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, सभी के लिए समान होगा, ठीक है ना। तो ये याद रखेंगे, ये संपूर्ण भारत पर लागू होता है। पहले ऐसा हुआ करता था कि जम्मू कश्मीर का अलग संविधान था, ठीक है ना, तो वहां पर चीजें अलग थी, लेकिन जब से वहां से जो धारा 370 को हटाया गया, तब से वहां पर जो क्या है चीजें बदल चुकी हैं। अब जो है भारत के कानून पूरे भारत पर ही लागू होते हैं। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 सही है 25 का। चलिए, निम्नलिखित में से किसके बारे में संसदीय समिति गठित नहीं की जा सकती? सार्वजनिक उद्यमों के बारे में, अबाउट पब्लिक एंटरप्रेन्योर्स जो होते हैं, सरकारी आश्वासनों के बारे में, आंकलनों के बारे में, या अल्पसंख्यकों के कल्याण के बारे में। जो संसदीय समिति का गठन नहीं हो सकता, ये आपसे पूछ रहा है। आपने सार्वजनिक उद्यम के बारे में देखा होगा, जिसको हम बोलते हैं उपक्रम समिति बोलते हैं। कौन सी उपक्रम समिति बनाई जाती है? ठीक है, सरकारी आश्वासनों के बारे में भी बनती है, ठीक है ना, जो सरकार आश्वासन देगी कि हमने ये किया, हमने वो किया, हम ये करेंगे, उनके लिए भी होती है। आंकलनों के बारे में कि आंकलन के आधार पर भी समिति जो है जांच कर सकती है। जबकि क्या होता है, जो अल्पसंख्यक के कल्याण के बारे में जो भी चीजें होती हैं उन पर कोई समिति नहीं बनती, क्योंकि ये एक आयोग बना दिया गया, अलग से इसके लिए एक आयोग बना दिया गया, और आयोग में एक अधिकारी को नियुक्त किया गया है। किसको? एक अधिकारी को नियुक्त किया गया है, जो अधिकारी अपनी रिपोर्ट किसको सौंपता है? राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट सौंपता है। किसको? राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट सौंपेगा, जो कि आपको ध्यान रखना है। चलिए दूसरा, यूनाइटेड नेशन शब्द किसने गढ़ा था? यानी कि जो यूनाइटेड नेशन शब्द आया निकल के, ये किसने पहली बार इसको प्रयोग किया? लेनिन ने, चर्चिल ने, स्टालिन ने, या रूजवेल्ट ने? यूनाइटेड नेशन यानी कि संयुक्त राष्ट्र जिसको कहा जाता है। संयुक्त राष्ट्र का मतलब होता है कि राष्ट्र एक है, ठीक है ना। क्या है? राष्ट्र एक है, वो अलग नहीं है। ये रूजवेल्ट ने इसको गढ़ा था। किसने? रूजवेल्ट ने। जैसे आपने देखा होगा, फेडरल शब्द है, फेडरल शब्द है, क्या शब्द है? फेडरल।
एक आपका यूनियन शब्द होता है। इन दोनों का मतलब ही होता है संघ, ठीक है ना। इसका भी होता है मतलब संघ, लेकिन भारत में किस प्रकार का संघ है? यूनियन प्रकार का, यानी कि राज्यों को अलग होने का प्रावधान नहीं है। जबकि अगर यूएसए की बात की जाए तो यहां पर किस प्रकार का है? यहां पर है आपका किस प्रकार का? यहां पर है राज्य अलग हो सकते हैं, राज्यों को अलग होने का प्रावधान है, अलग होने का प्रावधान है, ठीक है ना। ये आप ध्यान रखेंगे, यानी कि राज्य यहाँ पर अलग हो सकते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कैप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत तक के समुद्री रास्ते की खोज किसने की थी? जैसे अभी मैंने आपको बताया, ये काफी कॉमन क्वेश्चन है कि जो कैप ऑफ गुड होप है, इसकी जो खोज की किसने की? ये की थी 1498 में वास्को डी गामा ने। किसने? वास्को डी गामा, ठीक है ना। और ये कहाँ का एक तरीका से निवासी था? तो ये पुर्तगाल का निवासी था। कहाँ का? पुर्तगाल का ये निवासी था, ये भी आप ध्यान रखेंगे, पुर्तगाल, ठीक है, पुर्तगाल का ये निवासी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में प्रांतीय स्वायत्तता शुरू की गई थी भारतीय परिषद अधिनियम 1919 के द्वारा, 1909 के द्वारा, 1935 के द्वारा, 1947 के द्वारा? किसके द्वारा जो किया गया था? क्या प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत की गई थी? प्रांतीय स्वायत्तता का मतलब यह है कि प्रांत में कुछ जो है छूट उनको प्रदान की गई, जो अपने अनुसार वे कुछ नियम कानून बना सके, जो टैक्स प्रबंधन है उसको वो कर सकें। तो ये जो स्वायत्तताएं दी गई, उनको स्वतंत्रताएं दी गई, ये भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा दी गई थी। किसके? भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा इनको दिया गया था। चलिए, नेक्स्ट आपका, शिवाजी के राज्य की राजधानी कहाँ थी? जो शिवाजी थे, इनके राज्य की जो राजधानी थी कहाँ थी? पुणे थी, करवार थी, पुरंदर थी, या रायगढ़ थी? कहाँ पर इनकी राजधानी थी? तो ध्यान रखेंगे, इनकी जो राजधानी थी ये थी रायगढ़। कहाँ थी? रायगढ़। चलिए, बहुत बढ़िया। तो ध्यान रखिएगा, ये थे आज के हमारे जो क्वेश्चंस, आपके जीके जीएस के क्वेश्चंस जो आपके विभिन्न एग्जामों में आए हुए हैं। और एक बार फिर मैं आपको बता दूं, आपकी सीआरपीएफ की वैकेंसीज आ चुकी हैं, ऑनलाइन फॉर्म उसके स्टार्ट हो चुके हैं। आप ध्यान रखिएगा, जो फिजिकली बच्चा प्रिपेयर है, मेंटली आपको होना है प्रिपेयर, ठीक है ना, तो वो इसको अप्लाई करे। और 22 तारीख ना भूलिएगा, 22 फरवरी, 22 फरवरी में सीआरपीएफ का एग्जाम है। कब है? 22 फरवरी में सीआरपीएफ का जो हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्री है और एएसआई है, इसका एग्जाम है। तो इस पे आप जी जान लगा के बिल्कुल जुट जाएं, क्योंकि बहुत जल्द ये आपको जो है जॉब मिलने वाली है। अगर आपने इस गोल्डन चांस को खो दिया तो फिर दिक्कत हो जाएगी, ठीक है ना। इस पर जुट जाइए, बिल्कुल जी जान लगा दीजिएगा, ठीक है ना। पूरी टीम आपके साथ है, बैच लॉन्च हो चुका है, तो आप बिल्कुल भी देरी मत कीजिएगा। इसके अलावा आप ध्यान रखेंगे, एसएससी मेकर के द्वारा यहाँ पर विभिन्न बैच आपके लिए चलाए गए हैं, जिसमें आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर आपका एसएससी जीडी है जो फौजी बैच है, एसएससी जीडी के लिए फौजी बैच चलाया गया, ठीक है ना। एसएससी एमटीएस के लिए आपका कौन सा बैच है? ये आपका श्योर सिलेक्शन बैच चलाया गया, ठीक है ना। आपका सीजीएल के लिए आरंभ बैच चलाया गया। एसएससी सीजीएल के लिए भी आपका श्योर सिलेक्शन बैच है, जिसमें आपको यहाँ पर वीडियो कंप्लीट जो है रिकॉर्डेड मिलने वाला है, क्लास नोट्स आपको मिलने वाले हैं, डाउट सेशन की आपको सुविधा मिलेगी। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ से आप जानकारी ले सकते हैं, आपको किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या यहाँ पर आती है। इसके अलावा आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। एसएससी जीडी के बारे में मैं आपको बता चुका हूं कि अभी आपको यहाँ पर जो है 10 जनवरी से आपके एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे। जिस बच्चे का अभी तक कोर्स पूरा नहीं हुआ है, एक बार अपना वो कोर्स को जरूर कंप्लीट करें, तभी चीज़ें आपको बेहतर तरीके से वहाँ पर अच्छा आप परफॉर्मेंस दे पाएंगे। उत्तर प्रदेश पुलिस की वैकेंसीज आपकी आने वाली है, 40,000 वैकेंसीज है, 3,000 उसमें एसआई है, ठीक है ना। ये नोटिफिकेशन अभी हाल ही में एक न्यूज़ में था, तो आप उसी को देखते हुए तैयारी अपनी स्टार्ट करेंगे। दूसरा, एक बैच था ये जो कंप्लीट हो चुका है, स्पेशल बैच। इसके अलावा आप ध्यान रखेंगे, मैथ्स, रीजनिंग, हिंदी, इसमें सारी बिल्कुल बेसिक से कंप्लीट कराई गई है। और आपको यहाँ पर जो क्लासेस है ये रिकॉर्डेड मिलने वाली है मात्र 399 रुपये में। बिल्कुल बेसिक से चीज़ें आपको यहाँ पर कराई गई है, और एक नया बैच आपका जल्द ही शुरू कर दिया जाएगा। दूसरा, क्लासेस की अगर ध्यान रखें तो 6 बजे आपकी करंट अफेयर्स की क्लास है, 9 बजे आपकी जीके जीएस की क्लास होती है, 11 बजे आपकी हिंदी सॉरी 9 बजे मैथ की क्लास है, 9 बजे मैथ की क्लास है, 11 बजे आपकी जीके जीएस की क्लास है, 2 बजे आपकी हिंदी की क्लास होगी,
4 बजे आपकी रीजनिंग की क्लास है और आपकी 6 बजे ये वाली क्लास होती है जो स्पेशल जीके जीएस चलाई गई है, ठीक है ना। और 8 बजे आपकी मैथ्स और रीजनिंग की क्लास होती है अजय सर के द्वारा। किसके द्वारा? अजय सर के द्वारा, जिसमें चीज़ें बिल्कुल बेसिक से आपको कराई जाएंगी। किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या आपको वहाँ पर नहीं होने वाली। जो बच्चे बिल्कुल बेसिक से पढ़ना चाहते हैं या जिस बच्चे को मैथ समझ में नहीं आता, वो एक बार ज़रूर सर की क्लास को ज्वाइन कीजिएगा, वो आपको वहाँ पर चीज़ें करा दी जाएंगी। चलिए, दूसरा आप ध्यान रखेंगे, एसएससी मेकर पर आप जो है पीडीएफ जो है प्राप्त कर सकते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको किसी भी प्रकार का पे यहाँ पर नहीं करना है। दूसरा आप ध्यान रखेंगे, कोर्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं, टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर सकते हैं। और आपको इसके लिए क्या करना होगा, एसएससी मेकर ऐप डाउनलोड करना होगा गूगल प्ले स्टोर से। आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। आप हमें फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं। आइए, टेलीग्राम चैनल है जो आपको सब्सक्राइब करना है, ठीक है ना, ज्वाइन करना है। ज्वाइन करने के बाद यहाँ से आप पीडीएफ ले सकते हैं, टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर सकते हैं। सॉरी, यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा क्लासेस मिलती रहेंगी, ठीक है ना। दूसरा, आप यहाँ पर जो है सभी जो पीडीएफ हैं ये फ्री में आप डाउनलोड कर सकते हैं। आपको यहाँ से क्लास का नोटिफिकेशन जाता रहेगा। किसका? क्लास का नोटिफिकेशन। और ये क्या है? ये यूट्यूब चैनल है एसएससी मेकर का ऑफिशियल, जिसको आपको सब्सक्राइब करना है। बेल आइकन का बटन आप दबाएंगे तो आपको क्लास के सभी क्लासेस जो हमारी चलती है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहेगा। तो ये था आज का आपका क्लास। आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताएंगे। तो मिलते हैं नई क्लास के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए, खुश रहिए। चलिए।